न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे। उनके इतने सारे डिस्कवरीज हैं जिसके बल पे आज विज्ञान इतना ज्यादा डेवलप किया हुआ है। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में कैलकुलस एक ऐसा मैथमेटिक्स का ब्रांच उन्होंने हमको दिया जिससे कि हम सूक्ष्म से सूक्ष्म और विस्तार से विस्तार तत्व पर अध्ययन करते हैं। आज उन्हीं महान साइंटिस्ट की एक गेस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और ये गेस है इनवर्स स्क्वायर रूल। न्यूटन साहब के दिमाग में ये रूल, ये लॉ कैसे आया? F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, ये कैसे साबित होगा, ये कैसे हो सकता है? ये न्यूटन साहब के दिमाग में आया। इस फॉर्मूले को ड्राइव करना उतना आसान नहीं होता है। इसके पहले आपको सेंट्रीपिटल फोर्स किसको कहते हैं इसके विषय में अध्ययन करना होगा। केपलर्स के प्लानिटरी मोशन पर जो लॉज हैं उनमें से लॉ नंबर 3 पर आपको डिस्कस करना होगा। अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर मोशन में है तो ये एक सर्कुलर मोशन में है तो कैसे है? इस पर एक फोर्स इनवर्ड लगता है और एक फोर्स आउटवर्ड लगता है। ये जो इनवर्ड फोर्स है यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और ये जो फोर्स है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ये दोनों फोर्स काउंटरबैलेंस करता है जिससे कि उस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन कवर करने में हेल्प मिलता है। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मूविंग सर्कुलर पाथ है उसका क्या माप होता है? तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स मान लेते हैं F है, ये mv² बाय r होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाय r। ये m उस बॉडी का मास मान लेंगे, ये v उसका लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा और ये r जिस सर्कुलर पाथ पर ये रिवॉल्व कर रहा है तो उसका कुछ तो रेडियस होगा, उसको r मान लेते हैं। का थर्ड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन क्या है? केपलर साहब ने भी ये बतलाया कि कोई भी प्लैनेट एक सर्कुलर पाथ में नहीं, एक इलेक्ट्रिकल पाथ में वो रिवॉल्व करता है और उसका जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड को हम लोग t मान लेते हैं और उस इलेक्ट्रिकल पाथ का जो मेन रेडियस होगा उसको r मान लेते हैं। तो ये t² यानी कि जो टाइम पीरियड होगा उसका स्क्वायर ये प्रोपोर्शनल होता है उसके रेडियस के क्यूब के। ये केपलर का थर्ड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन है।